वो भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अगर हंगामा सिर्फ चाहते हैं आप, तो विपक्ष चर्चा की बात कर रहा है या फिर कुछ और? क्योंकि सरकार ने पहले से ही घंटे अलॉट कर दिए हैं कि लोकसभा में 16 घंटे, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी, तो कुल मिलाकर 25 घंटे तक इस पर चर्चा होनी है। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात लेकिन क्या है, वो ये कि विपक्ष तथ्यों के बजाय ऑपरेशनल डिटेल्स पर चर्चा ना करने लग जाए। विपक्ष के सांसद कहीं कोई ऐसा नैरेटिव ना दे दे जिसका फायदा सीधा पाकिस्तान उठा ले। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि बात देश की संसद में होगी, और जब जब इंटरनेशनल बॉडीज, एजेंसीज के सामने पाकिस्तान को अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो अगर वो संसद में बोली हुई हमारे सांसदों की बात उसमें डालेंगे तो ये भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, पिछले 2-2.5 महीनों से विपक्ष लगातार इस ऑपरेशन पर सवाल उठा रहा है, बार बार पूछ रहा है सरकार से कि बताओ कितना नुकसान हुआ, कितने प्लेन गिरे, और सरकार कह रही है कि नतीजे पर फोकस क्यों नहीं करते। नतीजा तो ये है कि जीत भारत की हुई। विस्तार से इस पॉलिटिक्स की भी आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्रिकेट के ग्राउंड में लगे एक बड़े झटके की बात करेंगे, क्योंकि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के संबंध भी पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। जब आप कल रविवार की छुट्टी मना रहे थे, तो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जब से पहलगांव हमला हुआ, तब से एक सवाल बड़ी प्रमुखता से पूछा जा रहा कि क्या देश के लिए लड़ने का ठेका सिर्फ इस देश के सैनिकों ने लिया है? सैनिक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध में बॉर्डर पर शहीद होता रहेगा, और इस देश के अभिनेता फिल्में बनाते रहेंगे, खिलाड़ी खेलते रहेंगे, क्रिकेट भी होगा, फिल्में भी होंगी, और डायलॉग ये मारा जाएगा कि खेल और सिनेमा तो सरहदों से ऊपर होता है। ये बेतुके तर्क है। इस देश में यही होता आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई टेंशन होती है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बैन कर दीजिए, अभी नहीं करेंगे, फिल्में हो, क्रिकेट हो, व्यापार हो, कुछ दिन के लिए बंद, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। रविवार यानी कि 20 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का एक क्रिकेट मैच रद्द हो गया। यह मैच इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेला जाना था। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, भारत, वेस्ट इंडीज के रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं। यह टूर्नामेंट पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैच भी होता है। बड़ी तादाद में लोग इसे देखते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। पहलगांव अटैक के बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन है, और यह कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी फौज के लिए रैली निकाले, देख लिया होगा आपने, पहचान भी लिया होगा, उनके साथ भारत के खिलाड़ी मैच खेले। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज के लिए रैली निकाली थी, बड़ी बड़ी बातें की थी। ये तब की तस्वीरें, भारत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक से बढ़कर एक भड़काऊ बातें करने वाला ये शाहिद अफरीदी। अब यही शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम का कप्तान था। तो इसके साथ भारतीय टीम मैच कैसे खेलती? भारतीय टीम के कप्तान युवराज सिंह हैं। उनके अलावा इसमें बहुत से सीनियर रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे शिखर धवन, सुरेश रैना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, पीयूष चावला जैसे प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की टीम का कप्तान शाहिद अफरीदी है। इसके अलावा यूनुस खान, मिसबाह-उल हक, शोएब मलिक, अब्दुल रजाक, कामरान अकमल, वहाब रियाज, सईद अजमल जैसे खिलाड़ी उसकी टीम में शामिल हैं। अब यह ऐलान हुआ कि इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में मैच खेलेंगे, तो हंगामा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के आतंकवाद का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दे रहा है, सरहद पर हमारी सैनिक जा रहे हैं, देश के लिए सब कुछ करने को तैयार है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ही हमारे खिलाड़ी मैच खेलें। दबाव इन खिलाड़ियों पर भी था। सबसे पहले शिखर धवन ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा जो कदम 11 मई को लिया उस पर आज भी वे वैसे ही खड़े हैं। उन्होंने लिखा, मैं खड़ा हूं, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, जय हिंद। पहलगांव हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शिखर धवन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ऑफेंसिव रहे हैं। उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट किया और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। इसीलिए सबसे पहले ना खेलने का फैसला शिखर धवन की तरफ से ही आया। पहलगांव के बाद शाहिद अफरीदी ने जब इंडियन आर्मी को उल्टा सीधा कहा तो शिखर धवन ने जवाब लिखा था, करगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे, बेवजह कमेंट
पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। अभी कैसे संभव है कि इसी शाहिद अफरीदी के साथ शिखर धवन ग्राउंड में हाथ मिलाते, उनके खिलाफ खेलते, इसीलिए उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। इसके बाद पता चला कि इंडियन टीम की एक मीटिंग हुई और फिर सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम नहीं खेलेगी और ये मैसेज ऑर्गेनाइजर्स को दे दिया गया, जिसके बाद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी ने भी अपनी गलती मानी और भारत पाकिस्तान के बीच का ये मैच रद्द कर दिया। ऑर्गेनाइजर की तरफ से कहा गया, जब हमने खबर सुनी कि इस साल पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में खेलेगी और हाल ही में भारत और पाकिस्तान के वॉलीबॉल मैचेस को देखते हुए हमने WCL में भारत पाकिस्तान के मैच रखने की सोची, लेकिन इस प्रोसेस में हमने बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत किया है और इससे भी ज्यादा हमने भारतीय क्रिकेट लेजेंड्स के लिए उलझन पैदा की, इसलिए हम भारत पाकिस्तान का मैच रद्द करते हैं। ये भारत के 140 करोड़ जनता की भावनाओं की ताकत है जो आप ये शब्द देख रहे हैं। अब जब मैच रद्द हुआ तो शाहिद अफरीदी तो एकदम बिफर गया, अजीब अजीब सी बातें करने लगा। आदतन यही शाहिद अफरीदी कैसे भारत और पाकिस्तान की माफ कीजिएगा, भारत और भारत की फौज के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, वो भी हम आपको बताएंगे। और देखिए, जब ये मैच रद्द हुआ तो ये कैसे शिखर धवन का नाम लिए बिना अनाप शनाप बकना शुरू। सुनिए, शाहिद अफरीदी को सुनिए। अब सवाल यह है कि भारत तो मना करता है, तो फिर इन पाकिस्तानियों को भारत के साथ क्रिकेट क्यों खेलनी है? ये भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए ऐसे बिछे क्यों चले जाते हैं? ऐसी छिलमिलाहट एक मैच रुकने पर, ऐसी छटपटाहट, क्योंकि पैसा। इसकी वजह है पैसा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पैसे की कोई कमी नहीं। जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते तब तक वो घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL सब खेलते हैं और इतना पैसा मिलता है कि कोई दूसरी लीग खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए BCCI कोई दूसरी लीग खेलने की इजाजत भी नहीं देती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए भारत की तुलना में बहुत कम पैसा मिलता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर इस तरह के लीग मैचेस खेलते हैं कि कहीं से कुछ दो चार आ जाए। उन्हें पता है कि अगर किसी ऐसी लीग में भारत पाकिस्तान का कोई मैच हो जाए तो फिर उन्हें पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है, उनके थोड़ा बहुत पैसे बन जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये क्रिकेटर भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को यह सोचना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ खेले बिना भी चल सकते हैं। इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने का क्या फायदा है जो पूरी तरह से धर्मांध है, जिहादी सोच रखते हैं, हमारे देश की बार बार बेइज्जती करते हैं। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ये बातें चल रही थी कि भारत हमला कर सकता है, तो शाहिद अफरीदी अपनी फौज का साथ देने के लिए वाघा बॉर्डर चला गया था। ये तभी की तस्वीर है। 22 अप्रैल को पहलगाम का अटैक हुआ। 28 तारीख को शाहिद अफरीदी वाघा बॉर्डर पहुंच गया और सॉलिडारिटी दिखाने के लिए उनके कपड़े देखिए। वहां जाकर भी उसने वही भारत, भारतीय फौज, सबके खिलाफ खूब बातें कही। क्या नहीं कहा? सोचिए, पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा था, उनका धर्म देखकर गोली मारी थी, पूरी दुनिया निंदा कर रही थी, लेकिन इन लोगों के दिमाग में क्रिकेट नहीं है, जिहाद हावी रहता है। और ये शाहिद अफरीदी अपनी पाकिस्तानी सेना का एजेंडा चला रहा था, ये अपनी फौज की भाषा बोल रहा था। भारत ने ये हमला खुद ही करवा दिया, यहां तक कह गया। सोचिए, ऐसे जहरीले और जिहादियों के साथ क्रिकेट कैसे हो सकती है? अब जब ये मैच रद्द हुआ है, अफरीदी बिलबिलाया हुआ घूम रहा है। सुनिए कैसे इसके तेवर बदल गए। पहले ये हमारी फौज को और हमको चेतावनी दे रहा था, अब कह रहा है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखो। देखा आपने कैसे बिछा हुआ है ये शाहिद अफरीदी, तमाम तर्क और दलील ये बताने के लिए कि पॉलिटिक्स को अलग रखिए, बाकी गेम खेल रहे हैं तो क्रिकेट भी खेलिए, क्योंकि पैसा यहीं से आना है। और जिस खिलाड़ी के बारे में बोलने की हिमाकत तुम कर रहे हो ना शाहिद अफरीदी, वो इस देश में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने भारत के लिए खुलकर अपनी आवाज रखी है। और आप जैसे लोगों के सामने वो झुकने वाला नहीं है, तो बिलबिलाए रहिए, छटपटाते रहिए। पाकिस्तानी तर्क क्या दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी खेलों के भी तो मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट खेलने में क्या दिक्कत है? हम तो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह का खेल नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर बड़ा फैसला लेना होगा। ये बात सच है कि भारत पाकिस्तान के बीच बाकी खेलों के मैचेस हुए हैं।
2 जून 2025 उज्बेकिस्तान के फरगना में कावा मेंस वॉलीबॉल जो नेशंस लीग है उसके तहत दोनों टीमें भिड़ी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से पीट दिया। 18 जुलाई वॉलीबॉल का ही एशियन जो मेंस अंडर 16 है वॉलीबॉल चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई, जिसमें भारत पाकिस्तान की टीमें भिड़ी। सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान ने भारत को 3-0 से हराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ओमान में हैंडबॉल का मैच हुआ। मलेशिया में जून में 2025 में एशियन डबल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप में भी दोनों आपस में भिड़े और कजाकिस्तान में 28 मई को भारत और पाकिस्तान की टीमें जूनियर डेविस कप में भी टकरा चुकी है। लेकिन क्यों पाकिस्तान के साथ भारत को किसी भी तरह का मैच क्यों खेलना चाहिए? कल लेजेंड्स लीग का मैच रद्द होने के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मान लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेटिंग संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक प्राइवेट टूर्नामेंट था ना, जिसका आईसीसी या बीसीसीआई से कोई लेना देना नहीं था। अब कल जब कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा जिसमें दोनों देशों की मौजूद जो टीमें हैं वो खेलेंगी, तो उसमें क्या होगा? क्या वो मैच भी भारत खेलने से इनकार करेगा? वैसे आने वाले वक्त में 2 बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। भारत पाकिस्तान आमने सामने हो सकते हैं। पहला है 2025 का एशिया कप, जो इसी साल सितंबर में यूएई में हो सकता है। दूसरा है T20 वर्ल्ड कप, जो फरवरी 2026 में होना है। तो क्या इन दोनों ही टूर्नामेंट्स में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी? हकीकत यह है कि पाकिस्तान का भारत के बिना काम नहीं चल पाएगा। यह बात सच है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में आईसीसी भारत पाकिस्तान के खास तौर पर मैचेस रखकर ही जबरदस्त पैसा कमाता है। उसे पता होता है कि इसे देखने के लिए रिकॉर्ड दर्शक तो आएंगे ही, साथ ही टीवी पर भी बहुत से दर्शक होंगे। इंडिया पाकिस्तान मैच के विज्ञापन के रेट सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके बिना भारत काम चला लेगा, लेकिन पाकिस्तान का काम चलना मुश्किल। और ये बात पाकिस्तानी भी समझते हैं। इसीलिए भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का क्रिकेट मैच रद्द करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए जान देने का ठेका सिर्फ सैनिकों ने नहीं लिया हुआ। एक पूरे देश को कैसे पागलपन की एक मानसिकता में झोंका जा सकता है, उसका उदाहरण पाकिस्तान है। एक पूरे देश में कैसे मजहब के नाम पर उन्माद, भारत के खिलाफ जहर बोकर गुमराह लोगों को किया जा सकता है, उसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है। कैसे आंखों में धूल इतना झोंक दिया गया है कि अब उन्हें सच और झूठ के बीच का फर्क भी समझ में आ नहीं रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज मानसून सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया की शक्ति के बारे में बताया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो लक्ष्य तय किया था वो 22 मिनट में ही सेना ने हासिल कर लिया। इस मिशन में मेड इन इंडिया की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से अब पूरे विश्व में मेड इन इंडिया हथियारों की मांग बढ़ गई है। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत नहीं कह रहे हैं। सच यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस सटीक अंदाज में पाकिस्तान पर हमले किए और उसके हमलों को नाकाम किया, उसने भारतीय सेना की ताकत, मेड इन इंडिया हथियारों की शक्ति का प्रदर्शन कर दिया है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस चीरकर जिस तरह से भारतीय मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को ध्वस्त किया, उसने दुनिया भर के देशों में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है।
दुनिया के 15 से ज्यादा देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। भारत ने 3 साल पहले जनवरी 2022 में फिलीपींस को 3,236 करोड़ रुपए की डील के तहत ब्रह्मोस बेची थी। फिलीपींस के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, कतार और ओमान ने भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इंडोनेशिया ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन खरीदना चाहता है, जो 3,883 करोड़ रुपए का सौदा होगा। वियतनाम अपनी सेना के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस की डील करना चाहता है। मलेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सुखोई Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए खरीदना चाहता है। आप सोचिए कि एक ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय मेड इन इंडिया हथियारों की जो खुद से ही मार्केटिंग कर दी है पूरे विश्व में। इन देशों ने ब्रह्मोस में अपनी रुचि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखाई है, यानी पाकिस्तान पर टेस्टिंग होने के बाद इन देशों को ब्रह्मोस की क्षमता का पूरा भरोसा हुआ। सोशल मीडिया पर तो लोग मजाक में ये कहने लगे हैं कि अमेरिका अपने हथियारों की टेस्टिंग नेवाडा में करता है, चीन अपने मिसाइलों की टेस्टिंग शिनजियांग में करता है, लेकिन एक भारत ही है जो अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग सीधे पाकिस्तान पर करता है। और यही वजह है कि 4 दिन के युद्ध में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का जो हाल किया, उसे देखकर यह मिसाइल दुनिया की पहली पसंद बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हराने से भारत को कई फायदे हुए हैं। पहला, पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया, उसको समझ में आ गया कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, आतंकी हमला सर्वनाश की बिगुल है। पाकिस्तानी आतंकियों को पता चल गया है कि भारत पर आतंकी हमला अब युद्ध का बिगुल होगा और इसमें उनका सर्वनाश तय है। तीसरा, दुश्मन को तमाम करने में काबिल है भारतीय हथियार। भारत के अचूक हथियारों ने दुश्मनों को बता दिया है कि हमें हल्के में लेने की कोशिश ना करना, क्योंकि उन्हें उनका एयर डिफेंस सिस्टम बचा नहीं पाएगा। चौथा, खुद सुरक्षित रखने के लिए भारतीय हथियार खरीद। भारत के दोस्तों को समझ में आ गया है कि अगर उन्हें अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहना है तो भारतीय हथियार इस काम में बेस्ट है। 4 दिन के युद्ध में भारतीय हथियारों ने दुनिया भर के देशों का भरोसा जीत लिया। इसी वजह से भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। साल 2013-14 में भारतीय हथियारों का निर्यात मात्र 686 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी हमारे मेड इन इंडिया हथियारों का निर्यात 31 गुना 31 टाइम्स बढ़ गया है। अब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 12% की दर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपए का हो गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। वर्ष 2030 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को सालाना 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने की योजना अभी से ही बना ली है। और इसीलिए जो आखिरी पायदान आप देख रहे हैं 50,000 का, वो मतलब एक्सपेक्टेड है, अनुमानीय, ये देखिए अनुमानित है। भारत इस वक्त दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को सैन्य उपकरण बेच रहा है और इन उपकरणों की क्षमताओं को देखते हुए ये देश भारतीय हथियारों पर भी अपना खूब भरोसा जता रहे हैं। भारत ने पिछले करीब 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाया है, जिसके परिणाम अब जाकर धीरे धीरे सामने आने लगे। देखिए, साल 2014 में भारत के पास 32% स्वदेशी हथियार थे, 24 में 88%। आप इजाफा देखिए कितना बड़ा हो गया है। यानी भारत जो हथियार बना रहा है उसे खुद इस्तेमाल करता है, फिर युद्ध में पाकिस्तान जैसे देशों पर टेस्टिंग हो जाती है, दुनिया भर में लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो हम टेस्टिंग भी पाकिस्तान पर कर रहे हैं और दुनिया भर में बेच भी रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इसी साल मार्च में सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट कहती है कि साल 2020 से लेकर 2024 तक डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले और खरीदने वाले देशों के बारे में इस पर बताया गया है। इस समय विश्व में हथियार बनाने और बेचने वाले सिर्फ 64 देश हैं और इनमें भी टॉप 5 देश दुनिया के 72% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। इन टॉप 5 देशों में अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चीन और जर्मनी है, जिसमें 43% हथियार केवल अमेरिका ही एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा फ्रांस 9.5%, रशिया 7.8%, चाइना 5.9%, जर्मनी 506% हथियारों का निर्यात करता है। देखा जाए तो डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाले 64 देशों में से 25 देश दुनिया का 98.2% हथियार एक्सपोर्ट करते हैं।
यानी अगर हम भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का अनुमान लगाएं तो अभी ये तकरीबन 0.2% के आसपास होगा, जो बहुत कम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय डिफेंस कंपनियां तेजी से ऊपर बढ़ी हैं और इसी में आप देखिए इस वक्त दुनिया की टॉप 15 डिफेंस कंपनियों में 2 भारतीय कंपनियां HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, देखिए दोनों ही काम शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैप 3,30,000 करोड़ रुपए हो गया है और वो दुनिया की टॉप 15 डिफेंस कंपनियों में 11 नंबर पर काबिज है। इसके अलावा 13वें रैंक पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जिसका मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ रुपए है। आप ये सोचिए कि दोनों भारतीय कंपनियां राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से भी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। HAL और BEL दोनों कंपनियां इस वक्त भारतीय सेना के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बना रही हैं। HAL तो अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने वाली है, जो अभी तक केवल 3 देशों के पास। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। ये पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर संसद का जो सबसे बड़ा हंगामा है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। प्रधानमंत्री 23 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं, 26 जुलाई को मालदीव्स के दौरे पर है, शायद इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अगले हफ्ते रखी गई है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में क्या प्रधानमंत्री खुद भाग लेंगे या नहीं, लेकिन विपक्ष की पूरी रणनीति सीधे प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर घेरने की बन चुकी है। विपक्ष की रणनीति के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के नेता सदन JP नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू शामिल हैं। इस बीच संसद में आज एक बार फिर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने अपना माइक बंद होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का दावा है कि लोकसभा में आज उनकी आवाज दबाई गई। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है।
सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। अब विपक्ष पर सवाल सत्ता पक्ष का है। वो कहते हैं कि क्या आप बहस से भाग रहे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाना और इससे पहले पूरा रिकॉर्ड बार बार कि राहुल गांधी ने सदन में कितनी देर कब कब बोला है। देखिए, संसद सत्र के पहले ही दिन अपनी आवाज दबाने का ये जो आरोप आज राहुल गांधी ने लगाया, इससे साफ इशारा मिल रहा है कि जब अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो विपक्ष की ओर से कैसे आरोप आ सकते हैं। संसद में लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले 12 महीनों में 8 बार लोकसभा में अपना बयान दिया है। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वायनाड त्रासदी, संविधान, बजट जैसे मसलों पर मौजूदा लोकसभा में बोले हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष संसद में, लेकिन इससे रोक के एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, हेल्थ रीजन, स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको आज तक पर बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। हिमांशु, स्वास्थ्य की बातें कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या हुआ है? देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों में जगदीप धनखड़, आपको याद होगा, वो उत्तराखंड के दौरे पे थे, तब भी उनका जो है स्वास्थ्य खराब हुआ था और वो रूटीन चेकअप के लिए गए। उससे पहले भी एम्स में वो एडमिट हुए और अब जब उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है, ये कहते हुए कि उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का पहला मामला जो है वो देखने में आया है पिछले कई दशकों के अंदर कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो अपने पद से हेल्थ कारणों से। इस तरीके का मसला हमने बहुत कम देखा होगा अंजना, आप क्योंकि राजनीति आप भी बहुत लंबे समय से कवर कर रही हैं। इस तरीके की घटना की उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ने बीच कार्यकाल में जो है इस्तीफा दिया हो। इससे पहले किशनकांत जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी, तब राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली रहा। जो है और चिट्ठी भी आ गई हिमांशु, हम चिट्ठी दिखा रहे हैं। हिमांशु, आप बने रहिए क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को जरा पढ़ के बताते हैं, क्योंकि ये जो चिट्ठी है ये सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, माननीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य को, जो उन्होंने अंग्रेजी में पूरा लिखा है, मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी में रूपांतरण करके ही आपको पढ़ूं, अपने दर्शकों को बताऊं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए और जो मुझे मेडिकल एडवाइस यानी सुझाव दिया गया है स्वास्थ्य के हिसाब से, मैं अभी उपराष्ट्रपति के पद से, भारत के उपराष्ट्रपति के पद से अभी इफेक्टिव, इमीडिएटली, अभी फौरन से इफेक्टिव हो, इसके लिए मैं इस्तीफा देता हूं। जिसमें उन्होंने कहा है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने आर्टिकल 67A को का हवाला दिया है और फिर ये लिखा है, इसके साथ वो लिखते हैं कि इसी के साथ वो डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना चाहते हैं योर एक्सेलेंसी, राष्ट्रपति को, भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति को वो कह रहे हैं कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया, आपके साथ काम करना, आपके साथ जो मेरा काम करने का संबंध था वो हमेशा बहुत अच्छा रहा, बहुत स्मूथ रहा, बहुत अच्छे से हमने काम किया। वो इसके के साथ साथ अगली लाइन में फिर ये कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा, उन्होंने फिर कहा है कि मैं डीप ग्रैटिट्यूड यानी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और एस्टीम्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन उन्हें हमेशा मिला, जो कि उनके लिए बेशकीमती है, और मैंने बहुत कुछ इस ऑफिस में सीखा है। इसी के साथ उन्होंने कहा, जो गर्माहट, जो भरोसा, जो प्यार मुझे तमाम सांसदों से मिला है वो भी मैं हमेशा खुश होकर याद करूंगा और मेरी मेरी मेमोरी है उसमें वो हमेशा रहेगी, मेरी यादों में हमेशा रहेगा। इसी के साथ वो लिखते हैं कि बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं
जो मुझे बेशकीमती अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो मैंने सीखा है भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर इस महान लोकतंत्र में। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा मेरे लिए मौका था, मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक है कि मैंने न सिर्फ अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा, मैं विटनेस बना, बल्कि मैं हिस्सा भी बना भारत के जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, आर्थिक विकास का, और इसी के साथ साथ जो हमने जबरदस्त विकास किया है, इन सब की उन्होंने बात की है। भारत की उन्होंने बात की है कि कैसे एक विश्व शक्ति के तौर पर भारत आगे बढ़ा है। इन सब पर उन्होंने अपनी जानकारी दी है। वो कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन आपको बता दें 2022 में उपराष्ट्रपति बनने वाले जगदीप धनखड़ जी ने आज उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। सबका एक एक करके उन्होंने, हिमांशु, सभी का धन्यवाद किया है, जिसमें चाहे वो सबसे पहले राष्ट्रपति का, और इसी के साथ साथ तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ी वजह बताया है और कहा है मेडिकल एडवाइस पर मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला जो है अंजना वो दिया है, लेकिन बड़ी चीज ये है क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इससे पहले, या राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने इस्तीफा दिया हो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि किशन कांत जो उपराष्ट्रपति थे वो अपने कार्यकाल के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई थी और उसके बाद वो पद रिक्त हुआ और राज्यसभा के अंदर जो डिप्टी चेयरमैन उनको कार्यवाही तौर पर जो है राज्यसभा का चेयरमैन का पद दिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद जो है उन्हें तब भी नहीं दिया गया था, क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो उनको उस वक्त जो है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया था। तो एक तरीके से ये बड़ा फैसला जो है जगदीप धनखड़ का है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जगदीप धनखड़, और देखिए एक बार अपने दर्शकों को पूरा बताना चाह रहे हैं हिमांशु, क्या कुछ उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल को लेकर, स्वास्थ्य सुझाव को लेकर ये बातें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़ को अगर आप देखिए, उनका पूरा जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ बड़े स्क्रीन पर आइए, आपको जल्दी से चिट्ठी दिखा देते हैं। देखिए ये पूरा अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा है, पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी रूपांतरण के साथ मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा है स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सा से जुड़ा हुआ मेडिकल एडवाइस जो वो लिख रहे हैं, सलाह का पालन करते हुए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 67A के हिसाब से मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं उपराष्ट्रपति पद से। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिनका निरंतर मुझे समर्थन मिला कार्यकाल के दौरान, जो बहुत ही स्नेहिल शानदार कार्य संबंध रहा मेरे लिए, वो अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक रहा है। इसमें उन्होंने ये पहली जो 3 लाइनें हैं, इसमें उन्होंने राष्ट्रपति का धन्यवाद किया है। उसके बाद से ये 3 लाइनें उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए लिखी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने नाम नहीं लिखा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति गहरा आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है मेरे लिए और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद ये जो राष्ट्रपति, फिर ये प्रधानमंत्री के लिए 3 लाइनें, उसके बाद वो सांसदों पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि माननीय सांसद सदस्यों से जो स्नेह मिला है, विश्वास मिला है, अब इसी के साथ अपनापन मिला है, वो हृदय में सदैव मेरे रहेगा और मैं हमेशा उनका धन्यवाद करता रहूंगा। कार्यकाल के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबका गहरा आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही है। भारत के महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अनुभव हुआ है, वो अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं गहराई से आभारी हूं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत के असाधारण आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को इस ऐतिहासिक कालखंड में प्रत्यक्ष देखा और उसमें सहभागी रहा। इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ते समय मैं भारत की वैश्विक उन्नति, अद्भुत उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं, उसके उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास रखता हूं। गहन सम्मान और कृतज्ञता के साथ जगदीप धनखड़, माननीय राष्ट्रपति जी, और ये उन्होंने तमाम बातें कही हैं।